हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे हैं ना? तो आज के इस टॉपिक में हम लोग बेहतरीन अंदाज में ये देखने वाले हैं कि भाई साहब जो क्रिस्टल सिस्टम होता है, यानी क्रिस्टल सिस्टम जो होता है, क्या वह क्यूबिक ही होता है? ठीक है, ये जो हमारा क्रिस्टल सिस्टम होता है क्या क्यूबिक ही होता है कि और कुछ होता है? वही हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और भी बहुत सारा चीज यहाँ पे आने वाला है। हम लोग इस वीडियो में जेड इफेक्टिव नंबर कैसे कैलकुलेट करें यह भी देखेंगे। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं सर हिंदी का भी वीडियो बनाइए, यानी हिंदी में भी वीडियो बनाइए केमिस्ट्री का। तो बहुत जल्दी बच्चों हिंदी में भी वीडियो आने वाली है, सब्र रखें, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे जो है ना ये लेक्चर कम देखते हैं, और जो चैटिंग है ना, यानी जब लेक्चर अपलोड होता है, ठीक है, तब बच्चे जो है पढ़ते तो कम है, खाली चैट बॉक्स में एकदम उधम मचाए रहते हैं। हाय प्रीति, हाय क्या क्या मतलब, अरे भाई पढ़ ले भाई, पढ़ लो, अभी मौका है, ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो अगर आपका फ्यूचर हस्बैंड बनना है पापा की परी का, तो भाई साहब उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, कोई उपाय नहीं है, ठीक है ना? तो भाई पढ़िए। चैट में ये इतना उधम जो मचाए रहते हैं वो मतलब सही नहीं है। जेन्युइन कमेंट कीजिए ना भाई साहब, आप लोग जेन्युइन कीजिए, कोई सवाल कीजिए, लेकिन वो तो नहीं करेंगे आप। हेलो प्रीति, क्या नाम है, मतलब हद मचा देते ये लोग। लिखते हैं कि पता नहीं वो आईडी मतलब लड़की के नाम से रहता है, तो पूछते हैं उससे हाय तुम लड़की हो या लड़का? अरे भाई वो लड़की है या लड़का है उससे क्या फर्क पड़ता है आपको? क्या उससे शादी करना है? लड़की रहेगी तो शादी कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने प्रिमिटिव यूनिट सेल और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल देख लिए थे। एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, हमारा जो प्रिमिटिव यूनिट सेल है इसको हम सिंपल क्यूबिक सेल भी बोलते हैं। क्या? सिंपल क्यूबिक सेल भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा ये बात। चलिए बेहतरीन अंदाज में आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए ऐसा ये जो क्रिस्टल सिस्टम है, पहले ये देखिए, ये है क्रिस्टल सिस्टम, इधर है पॉसिबल वेरिएशंस, ये सारा चीज का मैं मतलब समझाऊंगा। यह है एक्सियल डिस्टेंस और एज लेंथ, और यह है एक्सियल एंगल, और यह है एग्जांपल्स कुछ, ठीक है। तो हम बारी बारी से सबको टोटो के मस्ती में पढ़ाते हुए चलते हैं। और आप लोग जो बाबू सोना जो है, बाबू ने थाना थाया, अरे भाई साहब वो तो खुद तोतली तुमको भी तोतला बना देगी। तो भाई साहब वो सारा चीज छोड़कर पढ़ाई पे भिड़ जाइए, ठीक है, क्योंकि यही गोल्डन टाइम है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस करोगे फ्यूचर हस्बैंड नहीं बनोगे। चलिए तो ऐसा नहीं है जो हमारा यूनिट सेल होता है ना, हमारा जो यूनिट सेल होता है ऐसा नहीं है कि वह यूनिट सेल सिर्फ क्यूबिक ही होगा, वह यूनिट सेल सिर्फ क्यूबिक ही होगा। इस तरीके से ये देखो, उम्बड़ा आमाखुड़ू, बाहुबली का इफेक्ट है, अम्बुम्ब्रा अमुखुम, क्या क्या। तो ये देखो, ये हमारा जो यूनिट सेल है ना, ये अभी क्यूब जैसा दिख रहा है ना। तो हम ऐसा नहीं कह रहे कि यूनिट सेल क्यूब के ही जैसा दिखता है। भाई साहब वो क्यूबिक भी दिख सकता है, वो टेट्रागोनल भी दिख सकता है, वो ऑर्थोरोम्बिक के तरफ दिख सकता है, हेक्सागोनल भी दिख सकता है, रोम्बोहाइड्रल भी दिख सकता है, ट्राइगोनल भी दिख सकता है, मोनोक्लिनिक भी दिख सकता है, ट्राइक्लिनिक भी दिख सकता है। और ये आप कहोगे सर क्यूबिक तो पता है इस तरह से होता है, टेट्रागोनल कैसे होगा? इसका स्ट्रक्चर मैं अभी बता रहा हूं, अभी देखो ना, ये देखो, ये देखो, ये, अरे भैया ये देखो, ये देखो, ये सिंपल क्यूबिक है, ये देखो, ठीक है ना, ये क्यूबिक है पूरा। ये देखो टेट्रागोनल इस तरीके से। तो सारा चीज यहां पर दिया गया, ये ऑर्थोरोम्बिक की तरह देखो, ठीक है ना, ये रोम्बोहाइड्रल देखो। तो इस तरह से स्ट्रक्चर है। तो ऐसा नहीं बोल रहा मैं कि ये जो भैया हमारा यूनिट सेल है क्यूबिक के तरह ही दिखेगा, ऐसा नहीं है, और भी तरीके से दिख सकता है, ठीक है। तो वही बात मैं अभी कर रहा हूं। हाँ, तो हमारा जो क्यूबिक है, जैसे मैं अभी ईंट की बात कर रहा हूं, ईंट को हम यूनिट सेल माने थे ना बच्चों। ईंट को अगर हम यूनिट सेल माने थे तो ईंट तो बहुत टाइप का होता है ना। देखे होंगे पेट्रोल पंप पर गए होंगे तो देखिए, अरे बड़ा डिजाइन वाला है ना, बड़ा डिजाइन वाला ईंट रहता है, समझ में आ रहा है। और आपके घर जो बना हुआ है, आपका घर या मेरा घर, किसी का भी घर बना हुआ है, उसमें ईंट अलग ही टाइप का होता है, समझ में आ रहा है। तो वही बात बता रहा है कि यूनिट सेल सिर्फ क्यूबिक ही नहीं होता है। जिस तरह से ईंट
एक तरह का नहीं होता है, बहुत तरह का ईंट होता है। उसी तरह से यूनिट सेल भी एक तरह का नहीं होता है, उसका स्ट्रक्चर भी बहुत तरह तरह का हो सकता है। ठीक है, तो भाई साहब वही तो हम देखने वाले हैं। आप देखेंगे ये यूनिट सेल बना, उसका एज लेंथ है, ठीक है, उसका एज लेंथ के बीच में वो जो एंगल बना, यानी बॉन्ड एंगल जो बना, ठीक है, यानी एक्सियल एंगल जो बना, वो क्या है, वो बराबर है कि नहीं, 90 डिग्री से बड़ा है कि छोटा है, ठीक है, वो सारा चीज अभी देखने वाले हैं। तो हम बात करते हैं क्रिस्टल सिस्टम। तो क्रिस्टल सिस्टम में पहला नंबर आ जाता है हमारा क्यूबिक का। तो क्यूबिक में किस किस तरीके से वेरिएशंस हो सकते हैं, विविधताएं आ सकती है। मेरे नजर में नजर मिलाइए तो मजा आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। केमिस्ट्री बोरिंग सब्जेक्ट है ही नहीं। केमिस्ट्री तो इंटरेस्ट वाला चीज है। जिस तरह से बायोलॉजी में आपको इंटरेस्ट आता है ना, मोस्ट डिमांडिंग चैप्टर जो रहता है रिप्रोडक्शन, उसी तरह से मजा इसमें भी है। केमिस्ट्री में भी बहुत मजा है भाई साहब। केमिस्ट्री एक फन है, फन की तरह पढ़ोगे तो सारा चीज मजा आएगा। मस्ती में पढ़ते जाइए ना, हर एक चीज में मजा खोजिए। जिस तरह का मजा आप लड़की के साइड में अट्रैक्शन में दिखाते हैं ना, बाइक पे घूमते हैं, उसके गली में जो चक्कर लगाते हैं, वो वाला मजा ना केमिस्ट्री में घुसाइए। केमिस्ट्री की दुनिया क्या मजेदार दुनिया है, आय हाय, समझ में आ रहा है। तो केमिस्ट्री में आप सब कुछ देखिए, उसी तरह से फिजिक्स में देखिए, आय हाय। तो भाई साहब जिस चीज में, हर एक चीज में अगर आप फील लाने लगेगा ना, फील, आप फील तो एक ही तरह में लेते हो, लव में ही ना फील लेते हो। लव, या आप मेरे फीलिंग को नहीं समझते, उसने मेरे फील को हर्ट कर दिया, ये कर दिया, मेरी फीलिंग्स की कोई कदर ही नहीं है। तो भाई केमिस्ट्री में फीलिंग लाओ ना तो भाई जिंदगी बनेगा, फिजिक्स में लाओ जिंदगी बनेगा, और भी सब्जेक्ट में लाओ तो जिंदगी बनेगा। नहीं, हमको तो उसी चीज में फील जगाना है, तो फील जगाओ और कुटाओ उसके भाई से। हाँ, तो हमारा जो क्यूबिक सेल होता है ना, उसमें प्रिमिटिव वेरिएशंस, प्रिमिटिव आपको यूनिट सेल मिल जाएंगे, बॉडी सेंटर्ड वाले यूनिट सेल मिल जाएंगे, फेस सेंटर्ड वाले यूनिट सेल मिल जाएंगे। यानी मैं कहने का मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, तो समझो ना बाबू। ये देखो, ये है सिंपल, ये हमारा क्यूबिक है, ये हमारा क्यूबिक है। तो क्यूबिक में तीन तरीके से मिल सकता है यूनिट सेल। एकदम एक तरह से सिंपल रहेगा, जिसमें ये देखिए यहाँ कॉर्नर्स पे सिर्फ लैटिस पॉइंट होंगे, यानी एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस जो है सिर्फ कॉर्नर्स पे होगा। हाँ, क्यूबिक में एक और तरह से मिल जाएगा कि हर एक फेसेस पे होगा। कॉर्नर्स पर तो होंगे ही होंगे, उसके साथ साथ फेस पे ना, उसके फेस पे भी लैटिस पॉइंट होंगे। एक तीसरा मिल जाएगा कि क्यूब तो होगा ही होगा, लेकिन बीच में एकदम, यानी बॉडी में, क्यूब का जो बॉडी होता है मिडिल में, वो देखिए, ये देखिए चारों तरफ से उसका डिस्टेंस जो है एकदम सेम रहेगा, ये देखिए, ठीक है। तो तीन तरह का वेरिएशन जिसमें दिख सकता है, तो वही मैं बात कर रहा हूं। आगे देखते हैं। और इसमें अगर एक्सियल डिस्टेंस या एज लेंथ की बात करें ना, एज लेंथ की बात करें ना, ये देखो साइज में अगर बात करें एज लेंथ की, तो एज लेंथ यही ना होता है भाई। ये देखो, ये अरे भैया, ये, ठीक है। तो इसमें तीनों जो है ना भाई, क्या होता है इसमें तीनों, यानी ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये तीनों क्या होता है बच्चा, ये तीनों बराबर होते हैं आपस में, ठीक है। यानी अगर मैं बात करूं तो ये हमारा एक यूनिट सेल है क्यूबिक का, यानी सिंपल यूनिट सेल है, यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। तो इसमें हम ये देखो, ये वाला लाइन, ये देखो, ये देखो, ये यानी एंगल की बात नहीं कर रहा, ये इसका साइज और इसका साइज, ये तीनों क्या है, बराबर है। ये मान लेते हैं ए है, ये मान लेते हैं बी, या मान लेते हैं सी। यहां पर हमको दिख रहा है कि भाई ये छोटा है, लेकिन एक्चुअल में मैंने बनाया सही से नहीं है। अगर आप सही से बनाओगे तो ये वाला और ये वाला, ये तीनों जो है ना लाइन, ये देखो, ये ए है, ये बी है और ये सी है, तीनों जो है ना ये इक्वल आएंगे, ठीक है, अगर आप सही से बनाओ। तो यहां पर एक्सियल एंगल है ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तीनों एंगल यानी तीनों एज लेंथ, ठीक है, एज लेंथ वो तीनों क्या होगा, बराबर होगा। एक्सियल एंगल की बात करें तो यहां पर अल्फा, बीटा, गामा, ये तीनों 90 डिग्री का होता है। मिला लो भाई, ये देखो, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है और यह भी 90 डिग्री है। अब दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो, ये ऐसे जाके इधर आया, ऐसे जाके इधर आया, समझो। तो इसके बीच में जो एंगल बना
वो भी हमारा 90 डिग्री का हो गया। समझ में आया? उसी तरह से और इसका एग्जाम्पल जैसे देखिए सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, जिंक ब्लेड है, कॉपर है, ठीक है। तो इस तरह से होता है। इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद रखिएगा, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। एग्जाम में आते हैं, एग्जाम्पल ही आते हैं, ये सारा चीज नहीं पूछेगा आपसे, एग्जाम्पल पूछेगा। तो भाई एग्जाम्पल आप लोग याद कर लीजिए। आगे देखिए टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में दो वेरिएशन देखने को मिलते हैं, एक प्रिमिटिव यानी सिंपल वाला, और दूसरा है बडी सेंटर्ड। बडी सेंटर्ड वाला दिखेगा, ये देखो, ये देखो भाई, यहां पे तो दिया नहीं, ये देखो यहाँ देखो बडी सेंटर वाला दिखेगा। मैं अभी बता रहा हूं, टेंशन का ये दे भैया। हाँ, तो हमारा टेट्रागोनल जो है, टेट्रागोनल में दो तरीके से मिलते हैं, एक प्रिमिटिव मिल जाएगा, एक बडी सेंटर्ड मिल जाएगा। और इसमें अगर बात करें इसमें अगर बात करें एज लेंथ की, यानी एक्सियल डिस्टेंस की, तो वो भाई साहब ए बी के बराबर होता है, लेकिन बी सी के बराबर नहीं होता है। यानी मान के चलिए अगर ए और बी है तो ये दोनों, ये और ये दोनों बराबर होगा, लेकिन ये जो सी होगा ना, ये बराबर नहीं होगा बी के, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिए। और इसमें एक्सियल एंगल अल्फा, बीटा, गामा तीनों इसमें भी 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। यानी ये दोनों इक्वल होगा, लेकिन ये इक्वल नहीं होगा उसके, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल है व्हाइट टीन, SnO2, ठीक है, फिर TiO2, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, कैल्शियम सल्फेट, CaSO4, ये सारा एग्जाम्पल है, याद करते जाइए, ठीक है। ऑर्थोरॉम्बिक में बात करते हो तो इसमें ज्यादा वेरिएशन, सबसे ज्यादा वेरिएशन ऑर्थोरॉम्बिक में ही देखने को मिलता है, जिसमें प्रिमिटिव भी आ जाता है, बडी सेंटर्ड भी आ जाता है, फेस सेंटर्ड भी आ जाता है, इंड सेंटर्ड भी आ जाता है। तो इसमें सारे वेरिएशन देखने को मिल जाते हैं, प्रिमिटिव, बडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, इन सेंटर्ड। अरे भाई मजा ही आ गया। ऑर्थोरॉम्बिक में चारों आ जा रहा है, और इसमें जो है ना तीनों एक्सियल लेंथ बराबर नहीं होता, यानी एक्सियल यानी एज लेंथ जो होते हैं वो बराबर नहीं होते, तीनों बराबर नहीं होते, ना ए बी ना सी, तीनों बराबर नहीं होता है। लेकिन एंगल जो है इसमें भी पूरा 90 डिग्री होता है, अल्फा बीटा गामा तीनों 90 डिग्री। और इसमें रोम्बिक सल्फर और पोटासियम नाइट्रेट, बेरियम सल्फेट, ये सारा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है, याद करते जाइए। अब हेक्सागोनल में बात करते हैं तो इसमें सिर्फ सिंपल आता है, यानी प्रिमिटिव। तो इसमें अगर बात करें तो ए बी के बराबर होगा, लेकिन बी सी के बराबर नहीं होगा। इसका एज लेंथ ए बी के बराबर हो जाएगा, ए बी के बराबर होगा, लेकिन बी सी के बराबर नहीं होगा। अब इसमें क्या हो रहा है कि ए अल्फा और बीटा ये इक्वल है, और वो 90 डिग्री के है, यानी अल्फा बीटा ये जो है ना 90 डिग्री के इक्वल होगा, लेकिन ये जो गामा है ना वो 120 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। हाँ, और इसमें इसका एग्जांपल ग्रेफाइट तो आपको पता ही है, मैं सीट जैसा बनाया था, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर इस तरीके से। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, मैं उसी दिन लेक्चर में आपको बताया था, ठीक है। ये देखिए ग्रेफाइट का सीट इस तरीके से होता है यहाँ पे, ठीक है। तो भाई हेक्सागोनल है ना, देख रहे हो ना हेक्सागोनल, तो ये हेक्सागोनल, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल भी मैंने डाल दिया, ग्रेफाइट है, जिंक ऑक्साइड है, CDS है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। अब अगला देखिए रोम्बिक हो गया ना, रोम्बिक नहीं हुआ, सॉरी ये हेक्सागोनल था, ये रोम्बोहाइड्रल है। तो रोम्बोहाइड्रल में भी एक ही तरह का मिलेगा जो कि प्रिमिटिव होता है। इसमें तीनों एज लेंथ बराबर होता है, ए बी सी तीनों बराबर है, लेकिन इसमें जो हमारा एंगल बनता है अल्फा बीटा गामा, यानी अल्फा बीटा बराबर है, यानी अल्फा और बीटा दोनों एंगल क्या होगा, बराबर होगा, लेकिन हमारा जो गामा होगा वो 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। बात को गौर करो भाई, अल्फा बीटा जो है वो बराबर होगा, लेकिन अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर होगा, लेकिन गामा जो होगा ना, गामा अरे भैया वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा। समझ में आया? चलो, यानी अल्फा बीटा गामा ये तीनों इक्वल होगा, ठीक है। इसका एंगल जो है तीनों बराबर होगा, लेकिन तीनों एंगल 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा, ठीक है, ये बात है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, HGS, ठीक है, मर्क्यूरिक सल्फाइड, सिनेबार जिसको बोलते हैं, तो ये सारा एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा किसका, रोम्बोहाइड्रल का, ठीक है।
तो ये बातें थी। अब मोनोक्लिनिक की बात करते हैं, जिसमें प्रिमिटिव आ जाएगा, इंड सेंटर्ड आ जाएगा। दो वेरिएशन यहाँ पे देख गए, जिसमें ए बी सी तीनों एज लेंथ बराबर नहीं होंगे, और इसमें एंगल जो बनेगा अल्फा, ठीक है, अल्फा इजकल टू गामा इजकल टू 90 डिग्री, यानी अल्फा और गामा ये 90 डिग्री के बराबर होगा, लेकिन बीटा जो है 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। इसका एग्जांपल मोनोक्लिनिक सल्फर हो जाएगा, Na2SO4.10H2O, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है, ये सारा एग्जांपल हो जाएगा। ट्राइक्लिनिक की बात करें तो प्रिमिटिव हो जाता है, इसमें एक ही वेरिएशन देखने को मिलते हैं, ए बी सी ये तीनों इक्वल नहीं होगा, और इसमें अल्फा बीटा गामा ये तीनों 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा। और इसका एग्जांपल है K2Cr2O7, पोटासियम डाइक्रोमेट, CuSO4.5H2O, इसको बोलते हैं ब्लू विट्रॉल, कैल्शियम सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ठीक है, H3BO3। तो ये सारा एग्जांपल हो जाएगा हमारा किस चीज का, ये सारा एग्जांपल हो जाएगा हमारा ट्राइक्लिनिक का। बुझाइल? तो आगे बढ़ेंगे हम। अब देखिए ये ब्रेविस लैटिस क्या होता है। देखो मैं इधर में आपको बताया था ना, ये देखो ये वेरिएशंस, आप ये सारे वेरिएशंस को देखो, ये सारे वेरिएशंस को काउंट करो। देखो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो भाई साहब यही वेरिएशंस को तो बोलते हैं, यही वेरिएशंस को तो बोलते हैं ब्रेविस लैटिस। यानी ये सारा जो यूनिट सेल है, यानी यूनिट सेल, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, यानी टाइप्स ऑफ यूनिट सेल तो दो ही होता है, लेकिन अगर बात करें तो कितने नंबर्स होते हैं यूनिट सेल के, कितने, तो वो होते हैं 14 यूनिट सेल ही हमारा ब्रेविस लैटिस है, ठीक है। ब्रेविस लैटिस आ रहा सेट ऑफ 14 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस विच आर पॉसिबल इन नेचर। They have been various possible variations for different types of crystal system। वही बात है जो यहाँ पर लिखी गई है, जो मैंने आपको बताई। 14 तरह के वेरिएशंस हमको दिख सकता है यूनिट सेल में, ठीक है। तो ये बातें थी, जहाँ पर 14 टाइप का देखिए, ये सिंपल क्यूबिक है, ये फेस सेंटर्ड यहाँ पे बन गया, बॉडी सेंटर्ड बन गया, ये देखिए क्यूब में है, ये हमारा टेट्रागोनल में बना इस तरीके से, ये देखिए बॉडी वाला, ये हेक्सागोनल, फिर इसमें ये देखिए, तो इसको काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14 कंप्लीट, 14 बन गया। तो इसी को भाई साहब ब्रेविस लैटिस बोलते हैं। 14 यूनिट सेल है यहाँ पे, इसी को हम बोलते हैं ब्रेविस लैटिस। तो भाई साहब इतना आप लोग पहले नोट डाउन कर सकते हैं। फिलहाल मैं पानी पी लेता हूं। अरे भाई किधर है भाई, तो जल्दी जल्दी आप लिख सकते हैं इसको। जल्दी जल्दी चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे भाग गया ये, चलिए इससे भी पहले कुछ था क्या, नहीं था। चलिए अब हम देखते हैं कैलकुलेट जेड इफेक्टिव नंबर इन एन यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में हम लोग जेड इफेक्टिव नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे। जेड इफेक्टिव नंबर क्या होता है, तो जेड इफेक्टिव वो एटम होते हैं, यानी कोई भी यूनिट सेल में कोई एटम का कितना कंट्रीब्यूशन है वही तो जेड इफेक्टिव नंबर होता है ना। यानी वो जो यूनिट सेल है, जैसे एक यूनिट सेल है, जैसे यही देख लीजिए, या मैं बनाता हूं, ये देखो, धन धना धन धन आए बरदरा, दिन दिन गोर दलाए बदला, आए रे बदला। चलिए ये एक यूनिट सेल में बना दिया हूं, जहां कॉर्नर्स पर एटम्स प्रेजेंट है। यहां पे देखिए एटम्स, यहां पर देखिए एटम्स, एटम्स 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 एटम्स, ठीक है। सारे एटम्स को मैंने यहां पे अरेंज किया है। अब देख रहे हैं यूनिट सेल में कि ये जो एटम है, यहां पर मान लीजिए ये एटम है, ये एटम इस यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, इसका योगदान कितना है, वही हम लोग आज के इस लेक्चर में देखने वाले हैं। और यही जेड इफेक्टिव नंबर होता है, ठीक है, कि कोई एटम कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है किसी यूनिट सेल में, वही जेड इफेक्टिव नंबर होता है, ठीक है। तो यही बात है। और जेड इफेक्टिव नंबर निकालने का बेस्ट ट्रिक यहां पे आपके सामने है। क्या है, जेड इफेक्टिव इजकल टू एन कॉर्नर बाय 8 प्लस एन फेस। एफ बोले तो फेस, यहां पे मैं लिख देता हूं COR बोले तो कॉर्नर,
कॉर्नर, एफ बोले तो फेस, एफ बोले तो फेस, ई बोले तो एज, और यहां पर सी बोले तो सेंटर। याद रखिएगा, ये सारे चीज मैं यहां पे लिख दिया हूं। COR बोले तो कॉर्नरवा, एफ बोले तो फेस, ई बोले तो एज, और सी बोले तो सेंटर। घुस रही है दिमाग में जी बच्चों। तो ये हम लोग अभी देखेंगे, बड़ा मजा आएगा। चलिए मजा आएगा। तो ये फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे और बढ़िया से देख लेंगे। तो सबसे पहले है BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। पहले इसको देख लेते हैं। तो भाई साहब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल में देखिए कुछ नहीं होता है, बस आपको समझना है। ये यूनिट सेल को देखिए, ये जो यूनिट सेल है ना, ये है हमारा बॉडी सेंटर्ड, ये हमारा बॉडी सेंटर्ड। अब बॉडी सेंटर्ड क्यों है? तो बॉडी सेंटर्ड में मैंने क्या बताया था कि 8 लैटिस पॉइंट, समझो भाई 8 लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट समझ में आ रहा है ना? लैटिस पॉइंट या तो एटम्स हो सकता है, मैं बता दे रहा हूं, मैं पिछले क्लास में भी बताया था कि लैटिस पॉइंट जो है या तो एटम्स हो सकते हैं, या तो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या तो आयंस हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सॉलिड। ये सॉलिड जो है क्या चीज से मिलकर बना हुआ है, वो सॉलिड है कैसा। आयोनिक सॉलिड होगा तो आयंस होंगे, ठीक है ना। तो ये सारी बात आप याद रखिए। तो यहां पर बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है। ये क्यों है? क्योंकि कॉर्नर्स पर तो 8 लैटिस पॉइंट तो है ही, सब मिला के देख रहे हो ना। कॉर्नर्स पे तो 8 लैटिस पॉइंट है ही, यहां पे देख सकते हो 8 लैटिस पॉइंट। उसके साथ साथ उस यूनिट सेल के बीच में, क्या बोला मैंने, उस यूनिट सेल के एकदम बीचों बीच, जैसे ये घर है ना हमारा, यार देखो, अरे भाई 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 चक्कर लग गए रे भाई। तो ये हमारा घर है, यानी ये रूम है, और इस रूम के ठीक बीचों बीच में एकदम यहां पर यूनिट सेल अगर आ गया ना, यहां पे देख रहे हो, यहां पे एक यूनिट सेल आ गया, सॉरी यूनिट सेल बोल रहा हूं, एक एटम आ गया, यानी लैटिस पॉइंट आ गया एकदम बीचों बीच यहां पर। तो इस टाइप का यूनिट सेल हमारा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहलाएगा, जहां से इस वाले एटम का डिस्टेंस कहीं से भी ले लो, कोई भी यूनिट सेल से ले लो, बराबरे होगा। ये देखो, कहीं से भी ले लो बराबरे होगा, ठीक है। तो यही हमारा बॉडी सेंटर। तो ये मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। तो इसका जेड इफेक्टिव नंबर कैसे कैलकुलेट करोगे, तो मैं इसका बता देता हूं कि फिलहाल में अगर मैं बात करूं एक यूनिट सेल का, तो उसको समझाने के लिए मैं एक चीज लेना चाहूंगा। पहले इसको मिटाना पड़ेगा, उसके बाद आपको समझाना पड़ेगा। ये देखो क्या है, देखो एक यूनिट सेल में आपको बनाता हूं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये अंडा नहीं है रे, ये है हमारा एटम लैटिस पॉइंट, जिसको मैं हाइपोथेटिकल लाइन से कनेक्ट कर रहा हूं इसके प्रॉपर ज्योमेट्री को समझने के लिए। तो आप लोग देखते जाए, ये हमारा एक यूनिट सेल बन के तैयार हो गया। अभी तो ये सिंपल यूनिट सेल है, क्योंकि इसके कॉर्नर्स पे ही 8 लैटिस पॉइंट है, तो ये सिंपल हो गया। तो अब समझो, एक जो हमारा कॉर्नर वाला, अगर मैं पर्टिकुलर इस कॉर्नर वाले एटम की बात कर रहा हूं, तो अगर मैं इस कॉर्नर वाले एटम की बात करूं ना, तो ये कॉर्नर वाला जो एटम है वह सिर्फ और सिर्फ 1/8 पार्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है। कितना पार्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है इस यूनिट सेल में? इस यूनिट सेल को बनाने में ये यानी कितना जो है कंट्रीब्यूशन दे रहा है, कितना योगदान दे रहा है इस यूनिट सेल में ये वाला एटम? तो भाई 1/8 ही दे रहा है। क्यों? तो ऐसा तो नहीं है कि ये यूनिट सेल है तो पूरा सॉलिड में एक यूनिट सेल होगा, ऐसा है क्या? नहीं है भाई। अरे ले 500। तो भाई ये एक यूनिट सेल है ना, इसके बगल में भी एक यूनिट सेल होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे ये एक घर है मेरा, ये एक मेरा घर है, तो इसके बगल में भी एक घर होगा, यानी रूम होगा। उसके ये जो रूम है ना, उसके पीछे भी एक रूम होगा। अब मेरे जो बगल वाला रूम है उसके आगे भी एक रूम होगा। 4 गो रूम हो गया। इस तरीके से देखो, ये देखो भैया, ये देखो, एक रूम यहाँ, एक रूम यहाँ, एक रूम इसके आगे, एक रूम इसके ऊपर, यानी बगल में। 4 हुआ।
अब ऐसा तो नहीं है, इसके ऊपर भी तो होगा, एक देखो यहाँ पे, एक यहाँ इसके ऊपर, एक यहाँ पे इसके ऊपर, और एक यहाँ पे इसके ऊपर। तो यहाँ पर अगर कोई एटम है तो इसका कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? वही बात तो है। तो यहां पर मैं नहीं कर रहा, यहां भी एक होगा ना, यहां भी एक होगा यूनिट सेल, एक पीछे भी यूनिट सेल होगा, एक इसके पीछे यूनिट सेल होगा, फिर इसके ऊपर भी होगा यहाँ पे। समझ में आ रहा है? फिर एक यहाँ पे होगा, फिर एक यहाँ पे होगा, फिर एक यहाँ पे होगा, कचरा हो गया। तो यहाँ पर जो यूनिट सेल है उसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, 1/8 हो जाएगा। वही बात तो मैं आपको समझा रहा था। मुझे पता है ये बात आपको समझ में नहीं आई है, मुझे कोई और एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। मैं समझता हूं इस बात को, बहुत प्रॉब्लम होती है इसमें। समझो, विजुलाइज करो। विजुलाइज क्या करना है, अगर ये एक रूम है, मान के चलो यह एक रूम है, यहां पर कोई कॉर्नर पर एक एटम रखा हुआ है, ठीक है। फिर इसके बगल में भी एक रूम होगा, फिर इसके पीछे भी एक रूम होगा, फिर इसके एक और पीछे रूम होगा, ये हो गया 4, ठीक है। फिर ये वाला रूम के ऊपर भी तो एक रूम होगा ना, इसका भी कंट्रीब्यूशन गया। फिर इसके ऊपर एक रूम होगा, इसका भी कंट्रीब्यूशन गया। फिर यहाँ पर एक रूम होगा, इसका कंट्रीब्यूशन गया। फिर यहाँ पे रूम होगा, इसका कंट्रीब्यूशन गया। अब देखिए यहाँ पर जो एटम था, ये एटम, ये एटम, ये देखो ये एटम, इसका कितना टुकड़ा बन गया, 8 टुकड़ा। कितना टुकड़ा बना, 8 टुकड़ा। देखो 8 टुकड़ा कितना बन गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर मैं बात करूं तो ये जो है ना, सिर्फ एक टुकड़ा, देख रहे हो, ये एक टुकड़ा ही, ये एक एटम का एक टुकड़ा ही क्या हो रहा है, कंट्रीब्यूट हो रहा है यूनिट सेल में। एक जो एटम कोना पर आप देख रहे हो, ये देखो, ये जो एटम आप कोना पे देख रहे हो, उसका कंट्रीब्यूशन यूनिट सेल में 1/8 होता है। देखो इतना ही होता है, इतना ही होता है। और बाकी का जो पार्ट है वो दूसरे यूनिट सेल में उसका कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। तो एक यूनिट सेल में एक एटम का कंट्रीब्यूशन कॉर्नर पे 1/8 पार्ट ही होता है, योगदान इतना ही होता है, ठीक है, कॉर्नर्स पर। लेकिन अगर मैं यहां पर बीच में बात करूं, बीच में, बीच वाले एटम की, मैं इसको थोड़ा मिटाना चाहूंगा। टिंकू हमारा सिनेमा का दीवाना, कॉपीराइट मार देगा। गाना नहीं सर, गाना नहीं। अब समझो, ये देखो, ये तो मैंने बात कर लिया, कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन कितना होता है। यहां पर मैं लिख देता हूं, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम एट कॉर्नर कितना होता है, 1/8, ठीक है। मैं इसको भी मिटाना चाहूंगा, कंट्रीब्यूशन कॉर्नर पे 1/8। मजा ही मजा है भाई साहब। चलिए, कंट्रीब्यूशन कॉर्नर पर 1/8। अब बॉडी में ये देखो, ये गोल, ये अंडा, ये जो गोल है ना, ये बॉडी में है। क्या बॉडी में है, बॉडी मतलब क्या कि पूरा रूम के बीच में है। तो मान के चलो कोई घर में घुसल रहेगा तो उससे कोई थोड़ी टच करेगा। ये वाला जो एटम है, कोई और यूनिट सेल के कांटेक्ट में आ रहा है। आप समझो, इसके ऊपर रख दोगे एक यूनिट सेल, इसके साइड में रख दोगे, एक इधर से रख दोगे, एक नीचे से रख दोगे, कहीं से भी रख दोगे, तो ये एटम किसी से टच करेगा? यह एटम किसी से टच करेगा? अरे नहीं करेगा। लेकिन यहां वाला एटम टच कर रहा था ना, 8 यूनिट सेल से टच कर रहा था ना। ये वाला जो एटम था कॉर्नर वाला, वो 8 यूनिट सेल से टच कर रहा था ना। लेकिन यहाँ बॉडी वाला जो देख रहे हो ना, ये किसी से टच नहीं करेगा। समझ में आया? ये किसी से टच नहीं करेगा। अरे भाई यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, कहीं भी यूनिट सेल रख दो, तो भाई ये वाला जो है ना, ये किसी से टच नहीं करता है, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, 0, एको का कंट्रीब्यूशन नहीं, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। सेंटर वाला का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, सेंटर वाला का नो कंट्रीब्यूशन, नो कंट्रीब्यूशन। बेचारा अच्छा है, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता इसका, ठीक है। तो अब बताइए ना कि बीसीसी का जेड इफेक्टिव नंबर क्या होता है। तो अब हम लोग बता देते हैं चुटकियों में। हम फार्मूला भी अभी यूज करेंगे, उससे तो 2 मिनट में निकल जाएगा। लेकिन आपको हमको तो भाई पूरा पढ़ाना है ना,
इसी के लिए भाई सारा कुछ हम करते हुए चलेंगे, सारा कुछ समझते हुए चलेंगे। हाँ, आप लोग देखते जाइए, सारा लेक्चर आज का बहुत मजेदार है। तो अब जेड इफेक्टिव नंबर, अब बडी पर आप समझो, अगर मैं बडी में बोलो कंट्रीब्यूशन बडी पर, तो कोई जीरो होता है, कंट्रीब्यूशन तो कुछ नहीं है, तो जेड इफेक्टिव नंबर कितना होगा अभी हम कैलकुलेट करते हैं। तो कंट्रीब्यूशन जो है हमारे कॉर्नर पर 1/8 है, 1/8 है। अब टोटल अगर बात करें, टोटल लैटिस पॉइंट कितने हैं, टोटल लैटिस पॉइंट 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक का कंट्रीब्यूशन 1/8 है, तो सभी का कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा 1/8, इसका भी 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 1/8, 1/8, ठीक है। सभी लैटिस पॉइंट जो कॉर्नर्स पे हैं सबका कंट्रीब्यूशन 1/8 1/8 1/8। तो कंट्रीब्यूशन 1/8 और है कितने लैटिस पॉइंट 8, वो तो इंटू 8 कर दीजिए, ये कट के आपको क्या देगा 1, यानी यहां पर जो कंट्रीब्यूशन है 1 एटम का है, 1 एटम का कंट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। अब देखिए ये एक और तो बैठा हुआ है कंट्रीब्यूशन, यानी एट सेंटर पे कितना एटम है, एक एटम है, तो एक एटम मिला के कितना हो गया टोटल एटम, TA टोटल एटम कितना हो गया 2 एटम का कंट्रीब्यूशन होता है बॉडी सेंटर्ड में। यानी अगर जेड इफेक्टिव नंबर निकालोगे तो जेड इफेक्टिव नंबर कंट्रीब्यूशन ही तो होता है एटम का, तो जेड इफेक्टिव नंबर क्या हो जाएगा, जेड इफेक्टिव नंबर हमारा हो जाएगा किसका, बॉडी सेंटर्ड का 2 हो जाएगा। इसको आप छाप सकते हो, ठीक है। अगर हम चाहते तो भाई साहब इसको हम ट्रिक पर भी अभी बनाते हैं, पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। नोट डाउन कर लिए हैं तो चलिए हम इसको ट्रिक पर भी बनाते हैं, तुरंत एकदम फार्मूला लगाइए और हमारा आंसर पाइए। उसी तरीके से हम लोग अभी कर रहे हैं। अरे भाई मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए आए है। चलिए, तो यहां पर ये फार्मूला है, इस पर हम बैठाते हैं। तो आप ये बताइए मुझे, कॉर्नर्स पर एटम है, कॉर्नर ये देखो एन कॉर्नर, जेड इफेक्टिव अभी तुरंत निकाल लेंगे, जेड इफेक्टिव बताइए कॉर्नर पर एटम है कितने हैं 8 हैं, तो लिख लीजिए यहाँ पर कितने हैं एन कॉर्नर के जगह पे 8 बट्टे में, यहाँ नीचे 8 है तो 8 लिख दीजिए, अब बीच में पॉलस है तो पॉलस लिख दीजिए। एफ बोले तो फेस पे, तो फेस पर एक को एटम है नहीं है तो छोड़ दीजिए, इसको 0 लिख दीजिए, 0/2 लिख दीजिए। अब प्लस में NE बोले तो इंड में, यानी इंड सेंटर्ड, यानी इसके इंड न सॉरी ई बोले तो एज है, एज तो क्या एज पर, यदि एज पे ये देखो ये एज है, ये एज है, ये एज है, ये एज है, क्या एज पर कोई एटम रखा हुआ है, नहीं है तो छोड़ दो भाई, इसको भी लिख दो नहीं है, 0/4 लिख दो। अब प्लस में सी बोले तो सेंटर में है, तो सेंटर में है ना भाई 1 है तो 1/1 लिख दो, ठीक है। और इसको कैलकुलेट कर दो, जोड़ भाग तो आता है ना, जोड़ कर दो, ये कटेगा तो 1 देगा और ये 0 और ये 1 देगा, तो 1 प्लस ये दोनों तो कट के 0 दे देगा और 1 + 1 जेड इफेक्टिव 2 आ गया। तो यहां से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो बहुत आसानी तरीके से, ठीक है। तो इतना नोट कर लो भाई साहब, हम आगे बढ़ रहे हैं। इस तरह से बॉडी सेंटर्ड का जो है जेड इफेक्टिव नंबर 2 होता है, कैसे हुआ आपको पता चला। नेक्स्ट देखते हैं FCC फेस सेंटर्ड का। FCC बोले तो फेस सेंटर्ड का, देखिए इस तरह से, यानी कॉर्नर्स पे, यानी फेस सेंटर्ड क्या होता है कि कॉर्नर पे, देखिए कॉर्नर पे 8 एटम होंगे ही होंगे, उसके साथ साथ फेसेस पे भी हमारे 6 एटम होंगे, ठीक है, समझ में आया, ये बातें हैं, ठीक है। तो 8 एटम कॉर्नर पे, 6 एटम फेस पे, समझ में आया। तो ये होता है। अब इसमें कह रहा है कि इसका जेड इफेक्टिव नंबर निकालिए, तो कैसे निकालोगे, एक तो फार्मूला है वो निकाल दो, लेकिन मैं कंसेप्ट समझाऊंगा। कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन 1/8, कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन 1/8, ये तो हमको पता ही, अभी जस्ट पढ़े कैसे हुआ। लेकिन ये जो फेस है ना बाबू, फेस का कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है। ये देखो ये फेस पर, ये देखो फेस पे रखा हुआ है
ये फेस पे रखा हुआ है, ये देखो ये सारा एटम जो है फेस पे रखा हुआ है, ये देखो। तो एक क्यूब में कितने फेस होते हैं? एक क्यूब में 6 फेस होते हैं। कैसे फेस होते हैं 6? तो मान लीजिए हमारा जो रूमबा है ना, वो रूम क्या है? हमारा जो रूम है वो रूम एक तरह से क्या है? क्यूब के तरह है। तो देखिए, यह देखिए, ये एक ऊपर ये एक फेस हुआ, ये देखिए एक इधर दूसरा फेस हुआ, ये देखिए ये तीसरा फेस हुआ, ये देखिए सामने आपके चौथा फेस हुआ, ये नीचे ताकिए पांचवा, ये ऊपर ताकिए छठा हो गया ना। 1 2 3 4, ये देखिए 5 1 6 फेस हुआ। तो एक क्यूब में 6 फेसेस होते हैं, समझ में आया? हाँ, तो वही बात है। तो जेड इफेक्टिव नंबर कैसे निकले? एक तो फार्मूला है, इस्तेमाल कर दो, और नहीं तो भाई ऐसे निकाल लो। यानी यहाँ का कंट्रीब्यूशन क्या होता है? 2 होता है। क्यों? क्योंकि अगर मान के चलो एक यूनिट सेल इसके ऊपर से आप रख दो, ये देखो एक यूनिट सेल आप ऊपर से रख दो, तो उसका वाला जो यूनिट सेल होगा, ठीक है, उसके फेस पर भी अगर कोई एटम हो तो ये इससे कंट्रीब्यूट करेगा। समझ में आ रहा है? अरे ये देखो एक एटम यहाँ नीचे रखा हुआ है मेरे हाथ में, देखो भाई साहब, मैंने गाड़ी उड़ी ठीक करता हूँ मैं गैरेज में, तो वही हाथ में लग गया है। अरे भाई गैरेज वैरेज नहीं, ये कोई और चीज़ का इंक बह गया था पेन का, वही वाला है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर एक इसके ऊपर ये यूनिट सेल है, इसके ऊपर रख दो, तो ये वाला जो है एक के वाला और एटम से ना कंट्रीब्यूट करेगा। जैसे मेरा हाथ है, यहाँ पर कोई एटम है, एक और यूनिट सेल लगाए, ये दोनों टच करेगा तो दो ये से ना कर सकता है। क्या तीसरा कोई आ सकता है इसमें? नहीं आ सकता। तो फेस पर जो भी एटम प्रेजेंट होते हैं उसका कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है। वही बात तो है। जैसे ये देखो, यह एक यूनिट सेल मान लेते हैं, यहाँ पर कोई एक एटम रखा हुआ है, तो एक और यूनिट सेल आया, तो ये जो है इसी से ना कंट्रीब्यूट करेगा, तो दो ये से ना कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो यहाँ का जो कंट्रीब्यूशन है एटम का 1/2 ये ना होगा। वही बात तुम आपसे कह रहे हैं ना, तो वही बात है, लगा दो। यानी अगर हम कॉर्नर्स की बात करें तो कॉर्नर्स पर कितने हैं? जेड इफेक्टिव निकाले तो कॉर्नर्स पे है 1/8, यानी कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन 1/8 है। कितने एटम? 8 है। ये कट के हमको 1 देगा, ठीक है, ये कट के हमको 1 देगा। और प्लस में और बात करें तो एक और चीज हो सकता है, फेस पे कितने हैं? फेस का कंट्रीब्यूशन 1/2, इंटू में है कितने? 1 2 3 4 5 6 गो है, तो लिख देंगे 6। ये कटेगा 3 टाइम्स में, तो टोटल जेड इफेक्टिव नंबर कितना हो जाएगा? वो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है, ये हमको 4 लेके दे देगा। आप फार्मूला से भी बना सकते थे। चलिए जेड इफेक्टिव नंबर फार्मूला से कैलकुलेट करते हैं। कॉर्नर पे कितना है भाई? कॉर्नर पे 8 है, तो 8/8 लिख दो प्लस में, ठीक है, 8/8। और क्या था? फेस पे है क्या? हाँ भाई फेस पे है। फेस पर कितना है भाई? 6 है। कंट्रीब्यूशन कितना होता है उसका? 2 होता है, तो 2 यहाँ पे लिख दिया मैंने प्लस में। इंड सेंटर नहीं भाई, एज पे क्या है? नहीं है, तो 0/4 प्लस। और क्या? एज के साथ साथ हमारा ये यानी बॉडी के बीच में है, बॉडी के बीच में नहीं है, तो नहीं है वह 0/1। इसको क्या कीजिए आप, कैलकुलेट कीजिए, आपका जेड इफेक्टिव नंबर आ जाएगा। ये कट के 1 देगा, ये कट के 2 देगा, सॉरी 3 देगा, और वो तो 0 0 देगा, तो 1 + 3 क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। जेड इफेक्टिव इसका भी निकल गया। तो फार्मूला से भी आप कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो भाई इसको अभी आप नोट डाउन कर ले। थोड़ा मैं पानी पी लेता हूं, जल्दी से नोट डाउन करते जाएं। चलिए कर लिया नोट डाउन? चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं। अब हम ईसीसी इंड सेंटर्ड की बात करते हैं, ठीक है। इंड सेंटर में क्या है कि यह यूनिट सेल आपको नजर आ रहा है। इस यूनिट सेल में कुछ नहीं करना भाई, आप देखना है कि कॉर्नर्स पे एटम है। ये देखो कॉर्नर, सभी कॉर्नर्स पे एटम आपको दिख रहे हैं, और किन्हीं 2 अपोजिट फेसेस पे, अपोजिट, जैसे ये छत है ना कॉर्नर्स पे, तो देखिए जितना ये रूम है, इस रूम के हर एक कॉर्नर पर एगो एटम बैठा हुआ है, ठीक है, ऐसे करके बैठा हुआ है। अब देखिए,
और किन्हीं दो फेस, ये देखिए ये दो फेस, यानी अगर आप एक एटम ये वाला वो छत में घुसा दिए तो नीचा जमीन में घुसा दीजिए। आप ऐसा नहीं करना चाहते, आपकी हाइट छोटी है तो आप वहाँ एटम नहीं रख सकते, तो कोई बात नहीं है। देखिए आपके सामने में एक अगर वहाँ एटम रख दीजिए, ये देखिए सामने में, तो एक भाई एटम आप यहाँ रख दीजिए। तो किन्हीं दो अपोजिट फेसेस पे अगर आप रख दोगे तो हमारा वो ECC इंडसेंटर्ड क्यूबिक सेल कहलाएगा। जहाँ देखो अगर एक यहाँ रखा है तो एक यहाँ रख दिया है, कॉर्नर पर तो होंगे ही होंगे, ये तो फिक्स है, कॉर्नर पे तो होना फिक्स है। तो इसका कंट्रीब्यूशन बताओ, तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर इसका कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है, यानी फेस पर जो भी एटम रखे हुए हैं उनका कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है, और हमारा जो कॉर्नर पर होता है वो 1/8 होता है। कैलकुलेट कर लो भाई फार्मूले से, जेड इफेक्टिव नंबर क्या हो जाएगा, कॉर्नर पे कितने हैं 8 है तो 8/8 होगा, प्लस और फेस पे है क्या, हाँ है, कितने हैं 2 हैं, तो क्या होगा 2/2 प्लस, अब क्या है आगे, 2 ही तो है फेस पे, तो 2 ही है, उससे ज्यादा का। फिर एज पे भी है क्या, नहीं है, एज पे नहीं है, 0/4 प्लस सेंटर में भी है क्या, नहीं है, 0/1। अब कैलकुलेट कर दो, यही हमारा जेड इफेक्टिव नंबर हो जाएगा। ये कट के 1 देगा, ये कट के 1 देगा, और क्या हो जाएगा 1 + 1 = जेड इफेक्टिव नंबर हमारा क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, ये कट के, रे भाई ये कट के 0 ही ना देगा, रे भाई मैथ नहीं आता है। ठीक है, तो हमारा ECC का जेड इफेक्टिव नंबर क्या होता है, 2 होता है। ये सब याद करते जाइए, आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स में इसका बहुत ही इस्तेमाल है। ठीक है, तो भाई साहब ये सब चीज आप एकदम संभलते जाइए, एकदम याद करते जाइए, नहीं तो ब्रेन में घुसबे नहीं करेगा। हाँ, तो ये बात है, तो इसको आप समझ लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, एज सेंटर। अरे भाई एज सेंटर के डायग्राम नहीं दिए तो चलिए ना हम बना लेते हैं। ये देखिए, ये एगो, ये रहा 2 गो, ये 3 गो, ये 4 गो, एगो यहाँ पे, एगो यहाँ पे, एगो अरे भैया ऊजा यहाँ पे आप सबको हाइपोथेटिकल लाइन से जोड़ दीजिए। ठीक है, इमेजिनरी लाइन से प्रॉपर ज्योमेट्री को दिखाने के लिए। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, ये बन गया। अब कह रहा है कि एज पे, क्या भाई कहाँ पे, एज पे कहाँ मिलोगे, नदिया के पार, तो यानी एज पे। ये देखो, एक यहाँ पे डाल दो, एक यहाँ पे डाल दो, लेटिस पॉइंट एज पे डाल दो। अब यहाँ डाल दो, यहाँ डाल दो, यहाँ डाल दो, यहाँ डाल दो भाई, यहाँ डाल दो, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। ठीक है, तो सारे एज पे एक एक डाल दो, एक यहाँ डाल दो, एक यहाँ डाल दो, एक यहाँ डाल दो। ठीक है, तो सारा एज पे आ गया 12 लेटिस पॉइंट। ठीक है, यानी अगर हम बात करें तो ये जो यूनिट सेल का जो एज होता है, एज कितना होता है, 12 होता है। गिनो ना रे भाई, गिनो, गिनो। ये जो आपका रूम है उसमें गिनो, क्या लाइन गिनो। ये देखो, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन। ठीक है, अब नीचे से भी 5 लाइन, 6 लाइन, 7 लाइन, 8 लाइन, 9, 10, 11, 12, अब बुढ़वा 12। अरे भाई चलिए, तो समझ में आया, तो ये बात है। चलिए, तो कह रहा है कि ये एज, अच्छा एक और बात मैं बता रहा हूं, तो ये देखिए एज सेंटर आपको समझ में आया ना, कि एक यूनिट सेल है, यूनिट सेल के कॉर्नर्स पे एटम तो होंगे ही होंगे। देखो कॉर्नर पे, कॉर्नर पर एटम होंगे ही होंगे, ये देखो कॉर्नर पर एटम होंगे ही होंगे, और उसके साथ साथ उस यूनिट सेल के सभी एजेस पे, ये क्या है, ये हाइपोथेटिकल लाइन क्या है, ये एज है। तो सभी एजेस पे अगर एटम्स मिलने लगे, लैटिस पॉइंट मिलने लगे, तो इस टाइप का यूनिट सेल हमारा एज सेंटर्ड यूनिट सेल कहलाता है, और इसका हम लोग जेड इफेक्टिव नंबर कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो भाई ये भी आसान है, इसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, आप चाहे तो फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हो, तो चलो भाई मैं फार्मूला ही इस्तेमाल कर लेता हूं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी जानकारी बता देता हूं कि ये जो हमारा कंट्रीब्यूशन होता है ना एज का, एज पर जो एटम रहता है उसका कंट्रीब्यूशन जो है वह 1/4 होता है। कैसे कैसे बता दिया आप सर? तो मान के चलो यहाँ पर भी एक यूनिट सेल होगा, मान लेते हैं एक यहाँ पर यूनिट सेल होगा, एक आगे से यूनिट सेल, देखिए ये एक यूनिट सेल है ना, इसके बगल में भी यूनिट सेल होगा, तो ये इससे भी तो कंट्रीब्यूट हो जाएगा ना आधा।
फिर एक इसके आगे भी तो एक यूनिट सेल रहेगा, ये उससे भी कंट्रीब्यूट हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी एक यूनिट सेल रहेगा, वो उससे भी कंट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, यह एक यूनिट सेल, मान के चलिए यहाँ पर एक एटम है, वह इससे कंट्रीब्यूट हुआ है। फिर देखिए एक यहाँ पर इसके बगल में यूनिट सेल, फिर इसके ऊपर से एक यूनिट सेल, ये इससे भी कंट्रीब्यूट हो गया। फिर इसके और ऊपर में एक यूनिट सेल, इससे भी कंट्रीब्यूट हो गया। तो एज जो होता है ना, एज पर जो एटम होते हैं उसका कंट्रीब्यूशन क्या हो जाता है, 1/4 हो जाता है। क्या 1/4 हो जाता है। ठीक है, यह बात आपको समझ में आया। विजुलाइज करना है। देखिए वही मैं बोल रहा था कि भाई साहब इसमें, यानी ये जो सॉलिड वेस्ट जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें जिसका विजुलाइजेशन पावर बहुत स्ट्रांग है, जो एकदम विजुलाइज बहुत अच्छे से कर लेते हैं, तो भाई साहब वो इस चैप्टर को उड़ा के ले जाएंगे ना, जैसे पापा की परियां उड़ती है इस तरीके से, उसी तरीके से। तो भाई साहब विजुलाइज गलत डायरेक्शन में काहे करते हो, फालतू बात सोचते रहते हो हमेशा। ठीक है, तो भाई साहब वो मत करो, यहां लगाओ ना, मजा आएगा यहां पर। ठीक है, तो ये बात है। तो भाई आप फार्मूला लगाइए, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो। कैसे करोगे, कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन 1/8 और है कितने लैटिस पॉइंट 8, तो कट के हमारा क्या आ जाएगा 1, इधर 1 एटम, कितना आया 1 एटम। अरे भाई अब एज पर देखो, तो एज पर क्या होगा, एज पर देखो, एज का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/4 होता है। एक ऊपर से, एक दाएं से, एक बाएं से, 4, 1/4, 4 एटम से वो कंट्रीब्यूट कर लेगा। तो वही बात तो है, समझ में आ रहा है ना। तो यहां पर कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, है एज पे कितना 12, तो कर लो आप उस तरह से, या फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हो और जेड इफेक्टिव नंबर भी निकल जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। आप एज सेंटर देखो, एज पे कितना है 1 2 3 4 5 एज तो होता है। वैसे सॉलिड मतलब क्यूब में अगर बात करें तो वो 12 भी होता है। तो हर एक आदि एज पे है ना, तो उस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत। आप देखिए यहाँ पे एज पे कितना है, जैसे एज पे देखो, एज का कंट्रीब्यूशन 1/4, ठीक है कितना, हाँ कितना 12, तो कटेगा तो कितना आएगा 3, कितना हो जाएगा 3 एटम कंट्रीब्यूशन। टोटल कंट्रीब्यूशन अगर बात करें तो टोटल एटम कितना हो गया 4। ठीक है, अब फार्मूला से भी कर सकते हो। ठीक है, तो ज्यादा इसमें गुत्थी सुलझाना नहीं है, बच्चा वाला खेल है, ये सब कर सकते हो। ठीक है, तो इसका जेड इफेक्टिव नंबर क्या आ जाएगा, जेड इफेक्टिव नंबर भी हमारा 4 आ जाएगा इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। समझ में आ रहा है, ये सारी बातें याद रखिएगा, जेड इफेक्टिव नंबर याद रखिएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, बोर्ड में भी और जेई में भी, नीट में भी। तो भाई साहब जेड इफेक्टिव नंबर याद रखिए, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन वहां पर सॉल्व होगा। चलिए, अरे भाई इतना ही था क्या। हाँ, ये एच सेंटर में समझ में है ना, फार्मूला से भी आप कर सकते हो। आगे देखो, अच्छा यहां पर हमारा इतना सारा जो मैं पढ़ाया बात, उस पर भाई क्वेश्चनवा आ गया है। क्या क्वेश्चनवा पढ़िए, क्वेश्चन बेस्ड ऑन जेड इफेक्टिव नंबर। जेड इफेक्टिव नंबर पर क्वेश्चंस आ गए आपके सामने, आपको इससे डील करना है। क्या करना है, डील करना है। क्या है समझो, a unit cell have x atom on the corner of y atom on the faces of unit cell। यानी एक यूनिट सेल है, एक यूनिट सेल है जिसके पास x एटम्स है प्रेजेंट। कहां पे है, कॉर्नर्स पे है। तो मैं यूनिट सेल बना देता हूं, यानी ये x है भाई, ये दूसरा x है, ये तीसरा x है, ये चौथा x है, ये यहाँ पे x x x x। ठीक है, ये ऐसे जोड़ दिया मैंने ये सारे को, ये देखो यहाँ पे जोड़ दिया, हाइपोथेटिकल लाइन से जोड़ दिया मैंने, इसको भी इसको भी इसको भी और इसको भी, यानी कॉर्नर्स पर x एटम थे। ठीक है, सभी कॉर्नर्स पे। और y एटम देखो यहाँ पे क्या बता रहे हो कि y एटम प्रेजेंट है कहाँ पे, फेस पे। कहाँ, फेस पे, सभी फेसेस पे जो है y एटम्स हैं। तो मैं इसको दूसरा कलर से ले लेता हूँ। ये देखो यहाँ पे y, यहाँ पे y, ठीक है, यहाँ पे y, यहाँ पे y, एक पीछे y, एक आगे y। ठीक है, 6 फेस होते हैं और 6 फेस पर y नाम का एटम प्रेजेंट है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा था, और पूछ रहा है क्या इसमें, तो फाइंड जेड इफेक्टिव नंबर। तो जेड इफेक्टिव नंबर इसमें कैलकुलेट करना है। तो भाई कौन इसमें तीर मारना है, कर लो भाई। जेड इफेक्टिव नंबर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या था,
कॉर्नर्स पे कितने हैं 8 हैं, तो 8/8 प्लस, क्या फेस पे भी है, हाँ है, फेस पे कितने हैं 6 हैं, फेस पे है कितने 6, कंट्रीब्यूशन यहाँ पे 2 हो जाता है प्लस में। क्या उसके एज पे है, नहीं है, तो एज पे नहीं है तो 0/4। सेंटर में है, एज पे नहीं है, सेंटर में है, सेंटर में भी नहीं है, तो 0/1। इसको कैलकुलेट करोगे तो जेड इफेक्टिव नंबर क्या आएगा, ये कट के 1 आएगा और ये कट के 3 आएगा। जेड इफेक्टिव नंबर इसका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहां पर जेड इफेक्टिव नंबर क्या हो गया 4 हो गया। कितना लल्लू वाला क्वेश्चन था। अब क्या कर रहा है कि फाइंड टोटल एटम प्रेजेंट। अच्छा टोटल एटम प्रेजेंट कर रहा है। अरे जेड इफेक्टिव नंबर क्या बता, जेड इफेक्टिव नंबर नेवर टेल्स यू अबाउट द टोटल नंबर ऑफ एटम्स। टोटल एटम का जानकारी जेड इफेक्टिव नंबर नहीं देता है कि उस यूनिट सेल में टोटल इतना एटम कितना है, कि कंट्रीब्यूशन नहीं, टोटल एटम कितना था। तो टोटल एटम देखो कितना है, कॉर्नर्स पे 1 एटम, दूसरा एटम, तीसरा एटम, चौथा एटम, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9, 10, 11, 12। अच्छा वैसे 6 नहीं बना, वैसे बहुत सारा एटम्स होगा, 14 एटम्स होगा, यानी 8 कॉर्नर्स पे, 8 एटम कॉर्नर पे और 6 एटम फेस पे। तो मिला के क्या हो गया 14 एटम नहीं हो गया। तो यहां पे टोटल एटम 14 हो गया। कंट्रीब्यूशन नहीं पूछ रहा, कंट्रीब्यूशन तो मिला के बता देगा टोटल एटम, हाँ भाई टोटल एटम मिलके भाई बन गया इतना, नहीं है कितना एटम, कितना एटम मिला है उसमें, कितना एटम का कंट्रीब्यूशन हुआ है। तो भाई साहब 14 एटम मिलके बना है ना, 14 एटम का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे हुआ है। तो टोटल एटम कितना हो जाएगा यहाँ पे 14 हो जाएगा, 14 एटम। अगला है, अगला क्वेश्चन को घुमाया है कि इफ अ पार्टिकल प्रेजेंट ऑन द फेस, यानी एक पार्टिकल फेस पे प्रेजेंट है, ऑन द सेम लाइन आर रिमूव्ड देन फाइंड जेड इफेक्टिव। यह क्वेश्चन को थोड़ा घुमाने की कोशिश किया है, लेकिन भाई हम लोग तो आसानी से डील कर लेंगे। कह रहा है कि इफ अ पार्टिकल प्रेजेंट ऑन द फेस, यानी मान के चलो यह एक यूनिट सेल और इस यूनिट सेल के इस फेस पे जो है एक पार्टिकल प्रेजेंट है, ठीक है, और उस पार्टिकल के सामने, ठीक है, यही वही बात नहीं कर रहा है। इफ अ पार्टिकल प्रेजेंट ऑन द फेस ऑन द सेम लाइन आर रिमूव्ड देन फाइंड द जेड इफेक्टिव नंबर। मैं इसको फिर से मिटाता हूं और आपको समझाता हूं बेहतर तरीके से, ठीक है। इसके लिए मुझे फिर से एक यूनिट सेल बनाना पड़ेगा और तब देखो कैसे मजा आता है, ठीक है। मिट जा भाई मुझसे कैसी दुश्मनी। चलो एक यूनिट सेल बना लेता हूं। ए भाई इसको इससे मिला दिया, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे, ठीक है। मान लो ये सारा x है, यानी यहां पर जो है ये सारा x है, ये देखो ये, ठीक है, ये सारा x है और यहां पे y है, यहां पे y है, y है, y है, एक पीछे y एक आगे y, देख रहे हो, ये पीछे है एक और एक आगे है, ठीक है। चलो तो कह रहा है कि कोई, ये देखो ये दोनों को मान के चलो, ये आगे वाला और ये पीछे वाला को हम क्या कर देते हैं हटा देते हैं। क्वेश्चन में यही कह रहा है कि कोई अपोजिट फेसेस पे जो है उसको भाई हम क्या कर रहे हैं हटा दे रहे हैं, इसको हटा दिए। तब अगर जो आप हटा दिए तब आप इसका जेड इफेक्टिव नंबर कैलकुलेट करके बताइए। यानी ये दोनों सामने वाला जो था ना उसमें से दोनों को हम हटा दिए। वही कह रहा है इफ अ पार्टिकल प्रेजेंट ऑन द फेस ऑन द सेम लाइन, यानी सेम लाइन में जो दो पार्टिकल थे सेम फेसेस पे, वो उसको हम हटा दिए हैं और वो दोनों को जब हटा दिए तब उसका जेड इफेक्टिव नंबर हमको कैलकुलेट करके बताइए। तब हम अभी बता कर रहे हैं कैसे, तब तो आसान हो जाएगा। और कैसे, तब हम फार्मूला लगाएंगे जेड इफेक्टिव निकालने का और कट सबर निकाल देंगे। कॉर्नर पर है ये ना, है कॉर्नर पे कितने हैं 8 हैं, तो 8/8 लिख देंगे प्लस में। फेस पे अब कितना रह गया, फेस पे अब 6 नहीं रहा क्योंकि 2 तो मैंने निकाल दिया ना। फेस पे अब 4 है, 1 2 3 4, तो हम क्या लिखेंगे 4/, और कंट्रीब्यूशन ये इसका 2 होता है तो 2 प्लस। और कहीं है क्या, नहीं है, तो और कहीं क्या, अब तो 0 होगा, वो भी 0 वो भी 0, और तो कहीं है नहीं। तो जेड इफेक्टिव नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, जेड इफेक्टिव इसको कट के 1 आएगा, इसको कट के 2 आएगा और 1 + 2, तो जेड इफेक्टिव नंबर हमारा 3 आ जाएगा यहाँ पे।
तो यहां पर जो जेड इफेक्टिव नंबर, एक सामने वाले दो एटम्स को निकालने पर हमारा जेड इफेक्टिव नंबर 3 आता है। और यहां पे कह रहा है कि फाइंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। ये जो कंपाउंड है, यानी इसका ये जो भी चीज यहां पर गिवन है जेड इफेक्टिव नंबर, इससे जो है ना हमारा इस कंपाउंड का, ये जो भी कंपाउंड बनेगा उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना है आपको। चलिए ये भी हम लोग अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालते हैं। देखिए क्या हुआ है, हम ये नहीं कह रहे, देखिए ये तो अभी हमने निकाल लिया ना इससे 2, जब ये इससे 2 एटम्स नहीं निकाले थे तब का फार्मूला बताइए, ठीक है ना। यानी ये वाला यूनिट सेल से जब 2 एटम नहीं निकाले थे, जब फेस पर 6 एटम था, तब बताइए फार्मूला इसका क्या होगा। तब भाई साहब हम इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल रहे हैं, बहुत आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। क्या है भाई, जब फेस पे था तो भाई साहब यहाँ पर देखो जेड इफेक्टिव नंबर से निकलेगा ना, जेड इफेक्टिव नंबर से ही हमारा सारा काम होगा। तो यहाँ पर ये x है और यहाँ पर y है, ठीक है। तो x का जेड इफेक्टिव कितना आया था, x का सिर्फ अब देखो अभी पर्टिकुलर करना होगा। x जो है, यानी x जो है वो कॉर्नर पर था, x ये देखो ये x जो है वो कॉर्नर्स पे था। तो कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन क्या होता है, कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन अगर हम निकाले तो निकाल लो ना 1/8 इंटू 8, तो ये x है, ठीक है x। तो ये काटेंगे तो कितना आएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, x बराबर क्या होगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे x1 और y क्या हो जाएगा, y के लिए अभी निकाल लेते हैं। y के लिए अगर निकाले तो y क्या है, फेस पे है, और फेस पे कितना है 6 है, यहाँ पे 4 दिए हैं। जब नहीं निकाले थे तब का बात कर रहे हैं। तो फेस पे कितना है, फेस पे है हमारा 6, तो कंट्रीब्यूशन इसका 1/2 होता है कितना 6, तो कटेगा तो क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर y इक्वल टू 4 लिख दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा xy4, यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा xy। एक तो हमारा मतलब, एक मिनट, ओ वेरी सॉरी, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे कट के 3 ही नहीं हुआ, हम इसको जोड़ दिए, वेरी सॉरी। यहाँ पे y की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा, एक मिनट, यहाँ पर जो हमारा कंपाउंड बन जाएगा वो क्या बनेगा भाई, वो हमारा बनेगा XY3। 1 का तो कोई मतलब नहीं बनता है, तो XY3 इसका कंपाउंड क्या बनेगा, यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो बनेगा XY3, ठीक है। इस तरीके से आप सारा चीज कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए आपको ये समझ में आया तो इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अरे भाई साहब होमवर्क जैसे ही आया तो ये देखिए, ये जो रिएक्शन है ना, ये स्टूडेंट का रिएक्शन है। सर स्टूडेंट है हम, अब देखिए रिएक्शन कैसा है, दांत चियार दिया है। अब दांत जो चियार दिया, ये देखिए रिएक्शन अब टीचर का है, टीचर हंस रहे हैं ठीक है ना, स्टूडेंट का रिएक्शन है होमवर्क। तो भाई साहब ये आपको होमवर्क दिया जाता है, ये भी क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन पर आधारित है। आप खुद से ट्राई कीजिएगा, और ट्राई करने के बाद सभी बच्चे, अगर जो सिंसियर बच्चे हैं जो मेरा क्लास अटेंड करते हैं, ठीक है, और केमिस्ट्री को फन तरीके से एकदम समझना चाहते हैं, मस्ती में सारा चीज़ पढ़ना चाहते हैं, तो ये डेफिनेटली सभी बच्चे ये क्वेश्चन बनाएं और उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है बच्चों। तो भाई साहब ये देखिए, एकदम हंसते रहना है, ज़िंदगी में क्या है भाई, ज़िंदगी में कुछ नहीं है, एकदम हंसते ही रहना है, ठीक है। तो भाई साहब जल्दी से ये सारा चीज़, आप ये क्वेश्चन को, हमें टाइम देता हूँ कुछ, ये क्वेश्चन को आप क्या करो भाई साहब, जल्दी से जल्दी इसको छाप लो, क्या कर सकते हो इससे ज़्यादा, छाप लो भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी छाप लो, हम थोड़ा वेट कर लेते हैं आपके लिए, ठीक है। जल्दी से जल्दी छाप लो भाई, ठीक है। रोना नहीं है भाई, रोना नहीं है, ठीक है, रोना नहीं है, मस्ती में सारा कुछ पढ़ते हुए चलना है, समझते हुए चलना है, ठीक है, रोना नहीं है, ठीक है। चलिए लिख लीजिए, मैं थोड़ा साइड हो लेता हूं। चले यहां पर एक शायरी आपको मैं सुनाना चाहूंगा, यहां पर मैं आपको एक शायरी सुनाना चाहूंगा। शायरी के अल्फाज कुछ इस तरीके से हैं, अपने सपने को पूरा कर रहा हूं पर एक पल भी आराम नहीं है,
अपने सपने को पूरा कर रहा हूं पर एक पल भी आराम नहीं है। कच्ची उम्र में जिंदगी को खुल के जीना, कच्ची उम्र में जिंदगी को खुल के जीना इतना भी आसान नहीं है। ठीक है बच्चों, तो यहां पे ये शायरी था आप लोगों के लिए मोटिवेट करने के लिए। ठीक है, तो भाई साहब आप इसी तरीके से मस्ती में एकदम हंसते हुए केमिस्ट्री को फन करके समझते हुए चलना है। ठीक है, और हाँ आपको बता रहा हूँ भाई साहब, अगर आपने अभी तक एजुकेशन बाबा का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए हैं तो डाउनलोड करिए भाई साहब, और बैच को परचेज कीजिए। और केमिस्ट्री तो यहाँ पे मैं पढ़ा ही रहा हूँ, वहाँ पर भी भाई हमसे भी बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जो आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, हम तो कुछ नहीं है भाई तो वहाँ पर केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, ठीक है, अब चाहे आर्ट सेक्शन में हो, चाहे आप आर्ट से हो, चाहे आप कॉमर्स से हो, ठीक है, चाहे आप साइंस स्ट्रीम से हो, तो सभी के लिए बैचेज अवेलेबल है। और एकदम मिनिमम फीस में, एकदम इतना फीस है ना कि भाई साहब आपका हफ्ता भर का भाई साहब डोज होगा, उतना ही फीस है। तो उतना फीस है और इतना मतलब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इतने कम रुपया में मिल रहा है, कम पैसा में मिल रहा है, तो भाई आप काहे नहीं खरीदोगे। ठीक है, तो इतना मोटी मोटी फीस जो आप दे रहे हो अलग इंस्टीट्यूट में, उससे बेहतर है कि आप यहाँ पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जुड़ो और एकदम स्टडी को फन वे में एकदम मस्ती में पढ़ो, ताकि आपको समझ में भी आए। ठीक है, ऐसा नहीं, टीचर तो सभी अच्छे होते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, टीचर तो सभी अच्छे होते हैं, सभी के पास बहुत सारा ज्ञान होता है, लेकिन टीचर वही अच्छे होते हैं जो अपने ज्ञान को बच्चे के अंदर डाल दे, दिमाग में घुसा दे। तो हम लोग बस उसी पर काम करते हैं कि जो भी हमारे पास है ना बच्चों, वो आपको दे देंगे। यही मेरा हमेशा से उद्देश्य रहा है। मैं ऐसा नहीं कहता मेरे पास जो भी ज्ञान है नहीं देंगे, ये वाला ट्रिक नहीं बताएंगे बच्चा को, ऐसा नहीं। अगर मेरे पास है कुछ तो मैं पूरा प्रयत्न करता हूं, मैं 100% देता हूं, अपना जितना पावर है ना सारा पावर लगा देता हूं आपको समझाने के लिए। और मेरा एक जिद रहता है कि बच्चा के दिमाग में घुसाइए देना है वो सारा बात। ठीक है, तो यही हमारा प्रयास रहता है इससे, और टीचर सभी ऐसे ही है। ठीक है, तो भाई एजुकेशन बाबा का एजुकेशन बाबा का यूट्यूब चैनल तो भाई सर देख ही रहे हो, वहीं पे अभी आपके सामने है। तो एप्लीकेशन भी डाउनलोड करो ताकि आप और सारा जो सब्जेक्ट है उसका आनंद ले सको और एकदम हंसी मिजाज में पढ़ते हुए चलो, सारा चीज समझते हुए चलो। अगर आप बैचेज परचेज कर रहे हैं तो कूपन कोड में बता देता हूं, उसमें अगर आप विजेता 10 अगर आप कूपन कोड में ये लगाते हैं तो भाई आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मस्ती करेंगे और क्लास को बहुत इंजॉय पूर्वक मस्ती में करते हुए चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो तब तक के लिए आपके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।